कमल को जब अपने मित्र दिवाकर की बेटी रोली के बारे में पता चला तो एकाएक उसे अपनी भाभी की याद आ गई। जिस तरह शहर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले मित्र के दामाद ने रोली को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह कलेक्टर बनने के बाद कमल के बड़े पापा के बेटे सूरज ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अंतर सिर्फ इतना था कि सूरज ने विदाई के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ा था, जबकि रोली को एक बच्चा होने के बाद छोड़ा गया था। दिवाकर के दामाद ने उनकी भोली भाली बेटी रोली को बहला फुसलाकर उससे तलाक के कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे। रोली के साथ जो हुआ था वो बेहद दुखी करने और चिंता में डालने वाला था, लेकिन इसमें राहत देने वाली बात यह थी कि रोली की सास ने उसका पक्ष लेकर अदालत में बेटे के खिलाफ गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर कर दिया था। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। हर तारीख पर उसका बेटा आता, लेकिन वो माँ से मुँह छिपाता फिरता। कोर्ट रूम में वो अपने वकील के पीछे खड़ा होता था। लगातार तारीखें पढ़ते रहने से न्याय मिलने में देर हो रही थी। एक तारीख पर पुकार होने पर रोली की सास सीधे कानून के कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। दोनों ओर के वकील कुछ कहते सुनते उसके पहले ही उन्होंने कहा, हुजूर आदेश दें, मैं कुछ कहूँ। इस मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक घटी इस घटना से न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने कटघरे में खड़ी औरत को चश्मे के ऊपर से ताकते हुए पूछा, आप कौन? वकील की आड़ में मुंह छिपाए खड़े बेटे की ओर इशारा करके रोली की सास ने कहा, हुजूर मैं इस कुपुत्र की माँ हूँ। ठीक है, समय आने पर आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, तब आपको जो कहना हो कह लीजिएगा। जज ने कहा, हुजूर मुझे जो कहना है वो मैं आज ही कहूँगी। आपकी अदालत में ये क्या हो रहा है? बहू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप इसकी ओर देखिए, 2 साल हो गए इस बेसहारा औरत को आपकी ड्योढ़ी के धक्के खाते हुए। ये अपने मासूम बच्चे को लेकर आपकी ड्योढ़ी पर न्याय की आस लिए आती है और निराश होकर लौट जाती है। दूसरों की छोड़िए साहब, आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको भी इस निरीह औरत पर दया नहीं आती? न्याय देने वाले न्यायाधीश, अदालत में मौजूद कर्मचारी, वकील और वहाँ खड़े अन्य लोग आवाक सास का मुंह ताकते रह गए। लेकिन रोली की सास को जो कहना था उन्होंने कह दिया था। उन्होंने आगे कहा, हुजूर इस कुपुत्र ने मेरे खून का अपमान किया है। इसके इस कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हुजूर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गंवार समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मूर्ख औरत हूँ, पर इतना निवेदन जरूर करूँगी कि इस गरीब औरत पर दया कीजिए और जल्दी से इसे न्याय दे दीजिए, वरना कानून और न्याय से मेरा भरोसा उठ जाएगा। रोली की सास को गौर से ताकते हुए जज साहब ने कहा, आप तो इस लड़की की माँ हैं, फिर भी बेटे का पक्ष लेने के बजाय बहू का पक्ष ले रही हैं। आप क्या चाहती हैं? इसे गुजारे के लिए कितनी रकम देना उचित होगा? इस लड़की की उम्र मात्र 24 साल है। इसका बेटा ठीक से पढ़ लिख कर जब तक नौकरी करने लायक ना हो जाए तब तक इसके लिए इसके खर्चे की व्यवस्था करा दीजिए। जज साहब कोई निर्णय लेते लड़के के वकील ने एक बार फिर तारीख लेने की कोशिश की, पर जज ने उसी दिन सुनवाई पूरी कर फैसले की तारीख दे दी। कोर्ट का फैसला आता उसके पहले ही दिवाकर रोली की सास को समझा बुझाकर रोली को विदा कराने के लिए उसकी ससुराल जा पहुंचा। मदद के लिए वो अपने मित्र कमल को भी साथ ले गया था कि शायद उसी के कहने से रोली की सास मान जाए। उनके घर पहुंचने पर रोली की सास ने उनका हालचाल पूछकर कहा, आप लोग किस लिए आए हैं? मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग रोली को ले जाने आए हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे समधी और समधिन को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। शायद इसीलिए बिटिया को ले जाने के लिए दोनों इतना परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है समधिन जी, आपके उपकार के बोझ से
मैं और ज़्यादा नहीं दबना चाहता। आपने जो भलमनसाहत दिखाई है वो एक मिसाल है। इसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा, दिवाकर ने कहा। रोली की सास कुछ कहती उसके पहले ही कमल ने कहा, दरअसल दिवाकर नहीं चाहते कि इनकी वजह से माँ बेटे में दुश्मनी हो। इनकी बेटी ने तलाक के कागजों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अब उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। रोली इनकी इकलौती बेटी है। मैं सब समझती हूँ। मेरे पास जो ज़मीन है उसमें से मैं आधी ज़मीन रोली के नाम कर दूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने उस नालायक आवारा बेटे को इस घर में कदम भी नहीं रखने दूँगी। रोली अगर आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो मैं मना भी नहीं करूँगी। इसके बाद उसने रोली की ओर मुँह करके कहा, बताओ रोली, तुम क्या चाहती हो बेटा? चाचा जी, आप ही बताइए। माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली अपनी इस सास को छोड़कर मैं आप लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ? रोली ने कहा। रोली के इस जवाब से कमल और दिवाकर असमंजस में पड़ गए। कमल कुछ सोचते हुए बोले, माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली सास को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तो फिर आप मेरी मम्मी को समझा दीजिएगा, आंसू पोंछते हुए रोली ने कहा। ऐसी बात है तो हम अब चलेंगे। जब कभी ज़रूरत पड़े आप हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। कहकर कमल उठने लगे तो रोली की सास ने कहा, देवर जी, हम आपको भूले ही कब थे जो याद करेंगे। कितने दिनों बाद तो आप मिले हैं, अब ऐसे ही कैसे चले जाएंगे? मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी कि आप मिलें तो सामने बैठाकर खाना खिलाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला है तो उसे कैसे हाथ से जाने दूंगी। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हैरानी से कमल ने कहा। भाई, आप साहब बन गए हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, लेकिन चश्मे के पार चेहरा नहीं पढ़ पाए। जरा गौर से मेरी ओर देखो, कुछ पहचान में आ रहा है? कमल के असमंजस को परख कर रोली की सास ने हंसते हुए कहा, आप तो सुरेश बनना चाहते थे। मुझसे अपने बड़े होने तक राह देखने को भी कहा था, लेकिन ऐसा भुलाया कि कभी याद ही नहीं आई। अचानक कमल की आंखों के सामने 30-35 साल पहले की प्रभावती भाभी का चेहरा नाचने लगा। उसके मुंह से एकदम से निकला, भाभी आप? आखिर पहचान ही लिया अपनी भाभी को। गहरे विस्मय से कमल अपनी प्रभावती भाभी को ताकता रहा। रोली का रक्षा कवच बनने की उनकी हिम्मत अब कमल की समझ में आ गई थी। उनका मन उस नारी का चरण रज लेने को हुआ। उनकी आंखें भर आई। प्रभावती यानी रोली की सास ने कहा, देवर जी, तुम कितने दिनों बाद मिले। तुम्हारा नाम तो सुनती रही, पर वो तुम ही हो ये विश्वास नहीं कर पाई। आज आंखों से देखा तो विश्वास हुआ। प्यासी आतुर नज़रों से तुम्हारी राह देखती रही। तुम्हारे छोड़कर जाने के बरसों बाद ये घर मिला। जीवन में शायद पति का सुख नहीं लिखा था, इसलिए 2 बेटे पैदा होने के बाद 10वें साल वो हमें छोड़कर चले गए। बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादी ब्याह किया, इस घर को घर बनाया, लेकिन छोटा बेटा को पुत्र निकला। शायद उसे पालते समय संस्कार देने में कमी रह गई। भगवान से यही विनती है कि मेरे ऊपर जो बीती वो किसी और पर ना बीते, इसीलिए रोली को लेकर परेशान हूँ। कमल आपलक उम्र के ढलान पर पहुँच चुकी प्रभावती को ताकता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। प्रभावती भाभी के अतीत की पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। बचपन में कमल की बड़ी लालसा थी कि उसकी भी एक भाभी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसका ऐसा दुर्भाग्य था कि उसका अपना कोई सगा बड़ा भाई नहीं था। गांव और परिवार में तमाम भाभियां थीं, लेकिन वे सिर्फ कहने भर की थी। संयोग से दिल्ली में रहने वाले कमल के ताऊ यानी बड़े पापा के बेटे सूरज की पत्नी को विदा कराने का संदेश आया। ताऊ जी ही नहीं, ताई जी की भी मौत हो चुकी थी।
इसलिए अब वो जिम्मेदारी कमल के पिताजी की थी। माँ बाप की मौत के बाद सूरज ने घर वालों से रिश्ता लगभग तोड़ सा लिया था। फिर भी कमल के पिता को अपना फर्ज तो अदा करना ही था। सूरज ताऊ जी का इकलौता बेटा था। उसकी शादी ताऊ जी ने गांव में तब करी थी जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब गांव में बच्चों की शादी लगभग इसी उम्र में हो जाती थी। उसकी शादी उसके पिता ने एक दूर के गांव में तभी तय कर दी थी जब वो गर्भ में था। प्रभावती के पिता और ताऊ जी पक्के मित्र थे। अपनी इसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बेटा होता है तो वह उसकी शादी उनके यहाँ पैदा होने वाली बेटी से कर देंगे। उन्होंने जब ये बात कही थी उस समय दोनों लोगों की पत्नियां गर्भवती थी। संयोग से ताऊ जी के यहाँ सूरज पैदा हुआ तो दोस्त के यहाँ बेटी, जिसका नाम उन्होंने प्रभावती रखा था। कमल के ताऊ ने वचन दे रखा था, इसलिए सूरज के लाख मना करने पर भी उन्होंने उसका विवाह प्रभावती से उस समय कर दिया जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस समय सूरज की कम उम्र थी और उसकी पत्नी भी छोटी थी, इसलिए विदाई नहीं हुई थी। सूरज की शादी हुए सप्ताह भी नहीं बीता था कि प्रभावती के पिता चल बसे। इसके बाद जब भी विदाई की बात चलती, सूरज पढ़ाई की बात करके मना कर देता। वो पढ़ने में काफ़ी तेज था। उसका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक नौकरी में चयन हो गया और वह कलेक्टर बन गया। सूरज ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। संयोग देखो, उन्हें मरे 2 महीना भी नहीं बीता था कि सूरज की माँ भी चल बसी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक बहन बची थी। उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सूरज की सारी जिम्मेदारी कमल के पिता पर आ गई थी। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद सूरज ने घर परिवार से नाता लगभग ख़त्म सा कर लिया था। आने जाने की कौन कहे, कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। उन दिनों शहरों में भी कम ही लोगों के यहाँ फ़ोन होते थे। अपना फ़र्ज निभाने के लिए कमल के पिता ने विदाई की तारीख तय करके बहन से सूरज को संदेश भिजवा दिया था। जब इस बात की जानकारी कमल को हुई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। विदाई से पहले सूरज की बहन को दुल्हन के स्वागत के लिए बुला लिया गया था। जिस दिन दुल्हन को आना था, सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थी। कमल के पिता सुबह 10 बजे वाली ट्रेन से दुल्हन को लेकर आने वाले थे। रेलवे स्टेशन कमल के घर से 6-7 किलोमीटर दूर था। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता था, इसलिए कमल बहन के साथ 2 बैलगाड़ियां लेकर समय से स्टेशन पर पहुंच गया था। ट्रेन के आते आते दिन का पहर बदल गया। ट्रेन आई तो पहले कमल के पिता सामान के साथ उतरे। उनके पीछे रेशमी साड़ी में लिपटी, पूरा मुंह ढांपे मजबूत कद काठी वाली सूरज की पत्नी यानी कमल की भाभी छम्म से उतरी। दुल्हन के उतरते ही बहन ने उसकी बाँह थाम ली। दुल्हन के साथ जो सामान था कमल के साथ आए लोगों ने उठा लिया। गाड़ी स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक बैलगाड़ी पर सामान रख दिया गया और दूसरी बैलगाड़ी पर दुल्हन को बिठाया गया। बैलगाड़ी पर धूप से बचने के लिए चादर तान दी गई थी। दुल्हन को बैलगाड़ी पर बैठाकर बहन ने कमल की ओर इशारा करके कहा, ये आपका इकलौता देवर और मैं आपकी इकलौती नंद। मेहंदी लगे चूड़ियों से भरे गोरे गोरे हाथ ऊपर उठे और कोमल उंगलियों ने घूंघट का किनारा थाम लिया। पट खुला तो कमल का छोटा सा हृदय गदगद हो उठा, क्योंकि उसकी भाभी सौंदर्य का भंडार थी। कजरारी आंखों वाला उसका चंदन के रंग जैसा गोल मटोल मुखड़ा असली सोने जैसा लग रहा था। उसने दशहरे के मेले में होने वाली रामलीला में उस तरह की औरतें देखी थी, पर उसकी भाभी तो उन औरतों से भी ज़्यादा सुंदर थी। कमल भाभी का मुंह उत्सुकता से ताकता रहा। वो मन ही मन खुश था कि उसकी भाभी गांव में सबसे सुंदर है। मज़े की बात, वो 10वीं तक पढ़ी थी। बैलगाड़ी गांव की ओर चल पड़ी।
गांव में कमल की भाभी पहली ऐसी औरत थी जो विदा होकर ससुराल आ गई थी, लेकिन उसका वर तेल फुलेल लगाए उसकी राह नहीं देख रहा था। इससे कमल को एक बात याद आ गई। कुछ दिनों पहले जीवन लाल अपनी बहू को विदा कराकर लाया था। जिस दिन बहू को आना था उसी दिन उसका बेटा एक चिट्ठी छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। उसने चिट्ठी में लिखा था कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये पता लगाने या तलाश करने की कोशिश मत करना कि मैं कहाँ हूँ। मैं भगवान की खोज में सन्यासियों के साथ जा रहा हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं डूब मरूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद सवाल उठा कि अब बहू का क्या किया जाए। अगर विदा कराने से पहले ही उसने मन की बात बता दी होती तो यह दिन देखना न पड़ता। ससुराल आने पर उसके माथे पर जो कलंक लग गया है वो तो न लगता। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी जीवन लाल के बड़े भाई के बेटे सुरेश ने आकर कहा, दुल्हन से पूछो, अगर उसे ऐतराज नहीं हो तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। दुर्भाग्य के भंवर जाल में फंसी नववधू के लिए सुरेश का यह कथन डूबते को तिनके का सहारा की तरह था। उसने सुरेश से शादी कर ली थी। कमल का भी मन सुरेश बनने का हो रहा था, लेकिन अभी वो छोटा था। उसकी उम्र महज 12 या 13 साल की थी। दुल्हन को घर में बैठाकर पिया का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सूरज भैया शाम की गाड़ी से आ गए, लेकिन आते ही उन्होंने फरमान सुना दिया कि वे इस दुल्हन को नहीं रखेंगे। लोगों ने समझाया बुझाया पर वो किसी की नहीं मानी। पति का फरमान सुनकर भाभी रोने लगी। सुबह भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। आंखें इस तरह लाल और सूजी हुई थी जैसे वो रात भर रोई थी। कमल ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभावती की चुप्पी पर कमल ने अगला सवाल किया, भाभी, दिल्ली से भैया आपके लिए क्या लाए हैं? मौत। प्रभावती ने कमल को संक्षिप्त सा जवाब दिया। भाभी की इस जवाब पर कमल को गहरा आघात लगा। उसने कहा, लगता है भाभी आप रात में बहुत रोई हैं। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। भैया, अभी ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दूसरे के दुख में आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे भाग्य में जो है वही होगा, कहकर भाभी फपक कर रो पड़ी। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो आंचल से मुंह पोंछ कर बोली, आपके भैया बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं उनके काबिल नहीं हूँ। उन्हें खूब पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, इसीलिए वो मुझे साथ रखने को तैयार नहीं हैं। प्रभावती के साथ जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन कमल कुछ कर ही नहीं सकता था। उसी दिन सूरज चला गया। जाने से पहले उसने कमल के पिता से कहा, काका, मुझे ये औरत नहीं चाहिए। इस देहाती गंवार औरत को मैं अपने साथ हरगिज नहीं रख सकता। सूरज के जाने के बाद प्रभावती ननंद के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, अगर इस आदमी को ऐसा ही करना था तो मुझे विदा ही क्यों कराया गया? विदा कराकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? अब कौन मुझे कुंवारी मानेगा? मैं ना इधर की रही ना उधर की। अब सवाल था प्रभावती को मायके पहुंचाने का। मामला तलाक का था, इसलिए घर का कोई बड़ा प्रभावती को मायके ले जाने के लिए राजी नहीं था। जब कोई बड़ा बुजुर्ग उसको ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे मायके ले जाने की जिम्मेदारी कमल पर आ गई। रेलवे स्टेशन से प्रभावती का घर ज़्यादा दूर नहीं था। कोई संदेश मिला होता तो शायद स्टेशन पर कोई लेने आ जाता। दोनों पैदल ही घर की ओर चल पड़े। सामान स्टेशन पर ही एक परिचित की दुकान पर रख दिया गया था। राह चलते हुए अपनी व्यथा व्यक्त करने की खातिर गांव के सुरेश के बारे में बताकर कमल ने कहा, आज मुझे अपने देर से पैदा होने पर अफसोस हो रहा है भाभी। अगर मैं 8-10 साल पहले पैदा हुआ होता तो। दुख की उस घड़ी में भी प्रभावती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मासूम देवर के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखूं? कमल झेंप गया। गांव आया, फिर घर।
गौने गई लड़की के चौथे दिन मायके आने पर उसे देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गई। उस समय दिल पर पत्थर रखकर प्रभा मुस्कुराती रही। उसके इस भोले भाले देवर को ताना न सुनना पड़े, इसके लिए उसने किसी से कुछ नहीं बताया। कमल उसी दिन शाम की गाड़ी से लौट आया। प्रभावती गांव के बाहर तक उसे छोड़ने आई। विदा करते समय उसने कहा, इस जन्म में फिर कभी मुलाकात हो तो देवर जी पहचान जरूर लेना। इन 4 दिनों में तुमने जो दिया वो हमेशा याद रहेगा। इतना कहते हुए प्रभा की आंखों में जो आंसू आए थे, कमल उन्हें आज तक नहीं भूल सका था। इसके बाद कमल को हमेशा लगता रहा कि जिंदगी में कहीं कुछ छूटा हुआ है जो तमाम तलाशने पर भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यह प्रसंग मन के किसी कोने में दबता गया और इसके मुख्य पात्रों की स्मृति धुंधली होती गई। इसकी मुख्य वजह यह थी कि दोनों ओर से संबंध लगभग खत्म हो गए थे। बदल रही जीवन की घटनाओं के बीच यह दुस्सह याद उसने अंतरात्मा के किसी कोने में डाल दी थी। कमल को सोच में डूबा देखकर प्रभावती ने कहा, आप तो बड़े हो गए पर किया गया वादा भूल गए, निभा नहीं पाए। भाभी, आपने भी तो मेरी राह कहाँ देखी। देखी देवर जी, बिल्कुल देखी, बहुत दिनों तक देखी। आपका इंतज़ार आज तक करती रही पर आपकी कोई खबर नहीं मिली। फिर जिंदगी जिस राह पर ले गई बस वहीं दौड़ती चली गई। कमल आगे कुछ कहता उसके पहले ही प्रभावती ने उठते हुए बहू से कहा, रोली बेटा, तुम्हारे ये चाचा जी मेरे सगे देवर हैं। बिना किसी स्वार्थ इनकी हमदर्दी की मैं आज तक कर्जदार हूँ। तुम इनके पास बैठो, इनके लिए मैं आज खुद खाना बनाऊंगी और सामने बैठा कर खिलाऊंगी। बरसों की अधूरी साध आज पूरी करूंगी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।